क्या चीज़ है? यूनिट के बारे में जब हम बात करते हैं तो यूनिट फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंगल चीज़ को कहते हैं। अब मेरे पास क्या है, 2 यूनिट मार्कर्स की है, एक मार्कर 2 मार्कर, तो 2 यूनिट हो गई। तो एक अकेली चीज़ को हम क्या कहते हैं? ये यूनिट है। अब यूनिट बेसिकली है क्या? अब मान लो मैं अगर तुम्हें ये बताता हूँ कि मेरे घर पे एक डंडा रखा है जो बहुत बड़ा है। अब वो बहुत बड़ा कितना बड़ा हो सकता है हमें नहीं पता, है ना, उसकी हमें डेफिनेशंस नहीं पता कि वो कितना बड़ा हो सकता है। ऐसे ही जब तक मैं उसकी लेंथ ना बताऊं, मैं उसको किलोमीटर में बताऊं, मीटर में बताऊं, सेंटीमीटर में बताऊं, लेकिन एक अगर मैं तुम्हें फिक्स बता देता हूं, मेरे घर पे बहुत बड़ा डंडा है 30 सेंटीमीटर का। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि वो बड़ा नहीं है, क्योंकि 30 सेंटीमीटर इतना होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हें 1 सेंटीमीटर का आइडिया, तुम्हें क्या आइडिया, 1 सेंटीमीटर कितना हो तो बहुत छोटा, और उसको 30 टाइम्स रिपीट करोगे तो 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 30 टाइम्स 1 सेंटीमीटर को जब हमने रिपीट किया, दैट 1 सेंटीमीटर इज यूनिट ऑफ लेंथ। एक ऐसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिसको हमने ऑल ओवर वर्ल्ड में, मतलब एटलीस्ट अर्थ पे जितने भी देश हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी लोग हैं, हमने सबने मिलके मान लिया है कि चाहे तुम्हारे घर पे या मेरे घर पे, अमेरिका में, इंडिया में, किसी और जगह पे, एटलीस्ट अर्थ पे जब तक रहेंगे, हम 1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर ही कंसीडर करेंगे। इसका मतलब अगर मैंने कहा 30 सेंटीमीटर, तो तुम्हें पता है कि वो 1 सेंटीमीटर इतनी इतनी यूनिट को 30 टाइम्स रिपीट करके इतना बन जाता है। कोई दिक्कत? तो एक ऐसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिसको जब हम मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर रहे हैं तो कोई लेंथ बन के आ रही है, एक ऐसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिसके रिस्पेक्ट में हम चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज नोन एज यूनिट। अब मैं हर बार सेंटीमीटर को यूनिट नहीं बना सकता, क्योंकि वेट की बारी में वो केजी आएगा, ग्राम आएगा, मिलीग्राम आएगा। टाइम की बारी में वो सेकंड्स आ सकता है, मिनट्स आ सकता है, या फिर आवर्स आ सकता है ना। ऐसे ही अगर मैं स्पीड की बात करूं तो मीटर पर सेकंड आ सकता है, किलोमीटर पर आवर आ सकता है। अब कहानी क्या है? अब कहानी है यहाँ पे यूनिट क्या होगी। तो यूनिट एक ऐसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है विद रिस्पेक्ट टू विच वी कंपेयर थिंग्स। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? एक ऐसा फिक्स लेंथ। मान लो हमारे पास यहाँ कोई स्केल नहीं है। अब से मैंने क्या बोला, आज से ये जो यूनिट है ये S2C यूनिट है, ये जो लेंथ है। तो अब मैं तुम्हें कहता हूँ भाई इतने, मतलब ये क्या है, S2C यूनिट। अब इस S2C यूनिट के हिसाब से मैंने तुम्हें कहा जाओ मार्केट में और एक डंडा, मार्केट से डंडा नहीं खरीदेंगे, हम एक काम करते हैं, पेड़ पे से एक डंडा तोड़ के लाना है, और उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 5S2C। अब 5S2C का मतलब इसको 5 बार रिपीट कर देंगे, तो जितनी लेंथ बनेगी तो उस लेंथ को हम क्या कहेंगे, वो 5S2C हो गए। तो 5 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट क्या हुई, S2C। समझ में आई? एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिसको हमने सबने एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, जिसके रिस्पेक्ट में हम चीज़ों को कंपेयर करेंगे। डन। अब यूनिट कितने तरह की हो सकती है? यूनिट होती है बच्चा 2 तरह की, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। अब फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल यूनिट का मतलब होता है बेटा एक ऐसी यूनिट जिसको हमने बिल्कुल जीरो से माना है, ये किसी और पे निर्भर नहीं करती। जैसे लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर्स, ये फिक्स है। लेंथ पे ही डिपेंड करती है, उसका और किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। टाइम की यूनिट है, सेकेंड, मीटर या सेकेंड्स है, मिनट है या आवर्स है। ऐसे ही मास की यूनिट है, केजी है या फिर ग्राम है या मिलीग्राम है। एक ऐसी यूनिट जो कि हमने फंडामेंटली एक्सेप्ट कर ली है। फंडामेंटल क्या होता है, जिसको हम डिराइव नहीं कर रहे, वो किसी और पे डिपेंड नहीं करती, वो नेचर में हमने मान लिया लेंथ है तो लेंथ इंडिविजुअली एग्जिस्ट करती है, वो किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो दैट इज फंडामेंटल। फिर आता है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड का मतलब क्या होता है, जो किन्हीं फंडामेंटल्स को कंबाइन करके, रिलेट करा के, कोई ऑपरेशंस लगा के नई यूनिट बने। जैसे स्पीड है, स्पीड क्या होती है, अब मैं कहता हूं कि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से कोई चीज़ चल रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। हाई स्पीड का मतलब यही होता है कि अगर कोई चीज़ बहुत तेज़ जा रही है तो तेज़ का मतलब क्या हुआ, कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस। दैट मीन्स इट रिलेट्स द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हुआ कि नहीं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऊपर डिस्टेंस नीचे टाइम, स्पीड का फॉर्मूला आ गया। हमने क्या किया, हमने 2 अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटीज को रिलेट कराया,
और उससे हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो जब हम इस तरीके से दो फंडामेंटल चीज़ों को रिलेट कराएं, 2, 3, 4 कुछ भी, 2 या 2 से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को अगर मैं रिलेट कराता हूं और फिर एक नई यूनिट बनती है, उसको हम क्या कहेंगे? डिराइव्ड यूनिट्स। सॉर्टेड है? तो फंडामेंटल यूनिट्स में सबसे पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स आती हैं, बताइए। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मोल। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और इनके यूनिट क्या है? मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला और क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए मोल। डन है? ये हमारे पास क्या? 7 फंडामेंटल। इसी के साथ में 2 एडिशनल और यूनिट्स होती हैं जिनको सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी या सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल समझते हो? 2 डायमेंशन में जैसे ये एंगल बन रहा है, मान लो ये 90 है, ये क्या होता है? प्लेन एंगल। एक होता है 3D में एंगल, जैसे ये मुंह कितना खुल रहा है, इसका कम खुल रहा है, ज़्यादा खुल रहा है ना? जैसे कोन का फेस खुलता है, वो 3D एंगल हो गया, उसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं। प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियंस। ठीक है, क्या होती है ऐसा यूनिट? रेडियंस। और सॉलिड एंगल की होती है स्टेडियन। डन है? ये बात समझ में आई? और डिराइव्ड यूनिट्स तो मल्टीपल होंगी, अनगिनत चीज़ें हैं, फोर्स है या फिर वर्क है, पावर है और दुनिया भर की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इन फंडामेंटल यूनिट्स को ही रिलेट करा के हम डिराइव्ड यूनिट्स बनाते चलेंगे। अब इनमें भी एक छोटा सा कैच है। क्या है भाई? जब हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स की क्या होता है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने एक्चुअली क्या बताया था? जब हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात कर रहे हैं तो यूनिट्स को हमने 3 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। पहला FPS, दूसरा हमने क्या रखा हुआ है? क्या रखा हुआ है? CGS, तीसरा MKS। अब ये 3 क्या है? CGS, FPS और MKS। एक्चुअल में जो FPS है इसे ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर रखा गया था, वो अलग है, वो इन तीनों से अलग रख के हम ऐसे ही रखेंगे, वो बताता हूँ। तो मेन यहाँ पे ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम के अंडर हमने रखा था। अब इसको यूज़ नहीं करते, बहुत कम यूज़ करते हैं। ये कहाँ होगा? मैंने जब लास्ट टाइम कभी देखा था, मैंने देखा था रेसलिंग वाले कार्ड्स नहीं आते, WWE के कार्ड्स आते हैं, उसमें खेलते हैं, तो उसमें जो हाइट आती थी वो फुट में लिखी आती है, तो वेट पाउंड्स में लिखा आता था, उसमें केजीज में नहीं आता था। कभी बचपन में खेला था मैं, तो उस टाइम पे मैंने देखा था उसके अंदर अगर जो हाइट फुट में लिखी हुई थी तो वेट पाउंड्स में आता था साथ में। क्यों? क्योंकि ये जो F है ये क्या बता रहा है? लेंथ की यूनिट फुट, P क्या है? पाउंड, और S क्या है? सेकेंड। फुट, पाउंड, सेकेंड, लेंथ, मास और टाइम की यूनिट ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर आता था, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर। अब इसको बहुत रेयर यूज करते हैं। मेन हमारे पास अब आता है CGS और MKS। अब CGS क्या है? CGS C सेंटीमीटर, G ग्राम और S सेकेंड्स। सॉर्टेड है? MKS क्या है? मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड्स। सॉर्टेड है? ये हमारे पास क्या आएगा? जब मैं MKS की बात कर रहा हूं तो ये क्या बचा? मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड्स। ऊपर वाला CGS में क्या था? सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। जो सेंटीमीटर वाला CGS यूनिट है और MKS है, ये गॉसियन सिस्टम के अंडर आता है और मीट्रिक सिस्टम या डेसिमल सिस्टम कहलाते हैं। ये क्लियर है? ये किसी को दिक्कत? अब इसके बाद एक और यूनिट आती है जिसको हम कहते हैं SI, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंडर आता है ये। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट SI किस पे है? इट इज बेस्ड ऑन द 7 फंडामेंटल यूनिट एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। सेम वही जो अभी बताई थी मैंने, इन पर ही वो डिपेंड करता है। अब इनमें ये जो है ये सारे उनके सिंबल्स हैं फंडामेंटल यूनिट के, और यही SI यूनिट्स भी है इन सब की। जैसे मास अब जो आएगा, मास हमारा हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट में क्या रहेगा बच्चा? किलोग्राम। SI यूनिट उसकी क्या रहेगी? किलोग्राम। लेकिन अब SI को भी फर्दर हम 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, SI इन MKS, SI इन CGS। SI क्या है? SI इन MKS या SI इन CGS। MKS में आएगा किलोग्राम, CGS में आएगा खाली ग्राम। MKS में लेंथ आएगा मीटर और CGS में लेंथ आएगा सेंटीमीटर। टाइम दोनों में सेकेंड्स ही रहेगा। क्लियर है बच्चा? ये किसी को इसमें परेशानी तो नहीं है?
चलो, अब इसके बाद सम डिराइव्ड यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं एसआई यूनिट्स में स्पेसिफिकली। तो हमें क्या पता है, जब मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ, ये तुमने 9th क्लास में पढ़ा था, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चा? न्यूटन। न्यूटन रिप्रेजेंट करते हैं एन से। न्यूटन कौन? साइंटिस्ट का नाम। तो इसमें कोई यूनिट्स को कंबाइन नहीं करके बताया हुआ, हमने सिंपल क्या किया, एक साइंटिस्ट के नाम से रख दिया, खुद ही एक स्टैंडर्ड यूनिट हो गई है। और इसकी छोटी यूनिट होती है, ये क्या है? एसआई यूनिट इन एमकेएस। सीजीएस में होगी तो क्या आएगी? डाइन। सीजीएस में अगर होगी तो इसकी सीजीएस यूनिट जो बनेगी वो क्या बनेगी बच्चा? डाइन। क्लियर है? ऐसे ही वर्क या एनर्जी की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? जाउल या जूल। ये किस में है? एमकेएस में। अगर यही सीजीएस में होगी तो क्या बन जाती है? हर्ज। ये धीरे धीरे याद होनी शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? ये सारी लिस्ट नहीं है, देखोगे ध्यान से, मैंने आगे डॉट 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 एंड सो ऑन लिख के छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि ये तो अनगिनत फॉर्मूलाज हैं। पूरी +1 +2 ग्रेजुएशन मास्टर्स कुछ भी करो, जितने भी फॉर्मूलाज आएंगे वो मिला जुला के इन्हीं 9 फंडामेंटल यूनिट्स को रिलेट करा के जो भी नई चीज़ डेवलप होती जाएगी उसकी यूनिट आती जाएगी। और ये एसआई यूनिट्स हैं जो तुम्हें याद रख लेनी है। बाकी जहाँ जहाँ टॉपिक के साथ आता जाएगा वहाँ वहाँ हम लर्न करेंगे, ऐसे अलग से बैठ के रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं, जो मेजर पार्ट है अब हमारा आज का, वो है बच्चा डायमेंशंस। ये हमने बाकी टॉपिक पहले कवर कर लिया था, कर तो यूनिट्स भी लिया था, लेकिन एक बार वो रिकैप हो गया अपना। अब आता है बच्चे डायमेंशंस। यहाँ से हमारा आज का टॉपिक जो हमें कवर करना है वो शुरू हो जाता है। डायमेंशंस क्या होते हैं? डायमेंशंस के लिए बेसिकली हम 3-4 चीज़ों के टर्म्स में हर चीज़ को रिलेट करेंगे बच्चा। नोटबुक निकालेंगे, साथ के साथ करते चलेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ बनाएंगे। देखो, डायमेंशंस में हम करते क्या है बच्चा? डायमेंशंस में जब हम करते हैं तो डायमेंशंस में 4 चीज़ें जिसके साथ मैं रिलेट करा रहा हूँ। मास, जिसको मैं कैपिटल एम से, लेंथ एल से, टाइम टी से, और करंट एम्पियर के लिए ए से। ये हमारे पास 4 फंडामेंटल यूनिट्स हैं अभी, तो इनके साथ रिलेट कराएंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो मोल वगैरह के साथ भी करेंगे, बट वो किसी बहुत रेयर सिचुएशन में ज़रूरत पड़ती है। एम्पियर भी बहुत कम जगह पे आएगा, एमएलटी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो ये डायमेंशंस बेसिकली इन फंडामेंटल्स के साथ हम रिलेट कराएंगे हर चीज़ पर। और यूनिट्स निकालना, फॉर्मूलाज बनाना बहुत आसान हो जाएगा जिसको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। हमारे पास है क्या बच्चा? देखो, अब जब हम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं तो कॉन्स्टेंट्स की कोई डायमेंशन नहीं होती। डायमेंशन अदरवाइज समझ रहे हो, लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, जैसे जिसकी टर्म्स में हम लिखते हैं। अब मैं लिख रहा हूँ 2, क्या 2 की कोई डायमेंशन हो सकती है? नहीं होगी। 2 डायमेंशन लेस है। पाई कॉन्स्टेंट वैल्यू 22/7 3.142 जो भी, लेकिन उसकी कोई डायमेंशन नहीं। √2 कोई डायमेंशन नहीं। तो जो कॉन्स्टेंट नंबर्स हैं उनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती। डायमेंशन सिर्फ किसकी रहती हैं? जो हमारे पास जो कोई सर्टेन वैल्यूज़ हैं उनकी। अब यहाँ पे मान लो मेरे को पता है लेंथ। लेंथ के लिए तो मैं क्या लिखूंगा? सिर्फ एल। क्या लेंथ के साथ मास है? नहीं है, m⁻�0। क्या लेंथ के साथ टाइम है? नहीं है, t⁻�0। तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ या मैं इसको सिंपल l लिख लूँ, कोई फ़र्क है? एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 1 ही है। या मैं इसको ऐसे लिख लूँ। हमने क्या किया? mLT के फॉर्मूले से लिख लिया। सिंपल बात है। ऐसे ही मैं मास को लिख सकता था, मास की पावर 1, लेंथ और t⁻�0। टाइम को लिख सकता था, मास और लेंथ की पावर 0, t⁻1। सिंपल बात है। अब मैं एरिया को लिखना चाहता हूँ। एरिया क्या होता है बच्चा? किसी भी चीज़ का एरिया बताओ। लेंथ इंटू ब्रेथ, किसका? रेक्टेंगल का। स्क्वायर का, साइड इंटू साइड, और सर्कल का, πr²। हर केस में एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, जब मैं लेंथ एरिया की बात कर रहा हूँ तो क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ भी लेंथ है, ब्रेथ भी तो लेंथ ही है। हमने एक लंबाई का ही तो नाम ब्रेथ रख दिया है ना? जो अगर हम बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस ही तो है सिर्फ। सिमिलरली साइड इंटू साइड, स्क्वायर के लिए साइड भी लेंथ, साइड भी लेंथ। और ऐसे ही जब मैं एरिया ऑफ सर्कल करता हूँ, πr²। पाई डायमेंशन लेस है, साइड करो। r क्या है? डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस हुआ कि नहीं? क्योंकि रेडियस क्या होती है? लेंथ। तो लेंथ इंटू लेंथ हुआ कि नहीं? तो ध्यान से नोटिस करो, हर बार लेंथ के अंदर 2, मतलब एरिया के अंदर 2 लेंथ्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि नहीं? यही हो रहा है ना? जब भी मैं एरिया निकाल रहा हूँ तो 2 लेंथ मल्टीप्लाई होती हैं। इसीलिए इसकी यूनिट भी क्या आती है? सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इस तरीके से आती है कि नहीं?
क्योंकि दो डिस्टेंसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। सॉर्टेड है। अब मैं अगर इसको डायमेंशनली निकालने की कोशिश करूं, मैं क्या बोल रहा हूं, इसका डायमेंशन निकालेंगे तो एरिया का डायमेंशन क्या आएगा, दो लेंथ को मल्टीप्लाई कर दें आपस में, कैसे, L क्रॉस L, तो क्या आएगा L स्क्वायर, या मैं क्या लिख लूं M0 L स्क्वायर T0। किसी को दिक्कत? ऐसे ही अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम क्या होता है, L क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो L इंटू L इंटू L, वो क्या बनेगा M0 L क्यूब T0। और इसकी यूनिट क्या आती है, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, आती है कि नहीं इसकी यूनिट वॉल्यूम की? बात समझ में आ रही है ये? अब अगर मेरे को डायमेंशन निकालना है किसका, स्पीड का, स्पीड का निकालने की कोशिश करो। स्पीड क्या होता है बच्चा, जल्दी बताओ, स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या होता है, अगर मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात कर रहा हूं तो स्पीड हमारे पास जो है इट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है मेरे पास। अब डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ, डिस्टेंस कुछ और थोड़ी ना, डिस्टेंस क्या है, लेंथ, तो इसको लिख लेता हूं L, और टाइम क्या है T, तो इसको मैं LT-1 लिख सकता हूं कि नहीं, या मैं ऐसा लिख लूं M0 LT-1। कोई परेशानी? बन गया। ये किसका बना, स्पीड का या फिर वेलोसिटी का, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ किस चीज़ का फर्क है, डायरेक्शन का। वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड विद डायरेक्शन, लेकिन डायमेंशनली तो वेलोसिटी की भी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और स्पीड की भी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। अब यहाँ देखो L क्या आएगा मीटर में, टाइम क्या आएगा सेकंड में, तो यूनिट बनेगी नहीं सेम। तो अगर मुझे डायमेंशन निकालना आ जाए तो मुझे यूनिट निकालना आसानी से आ जाएगा कि नहीं? समझ में आ रही है ये बात? अब मान लो मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता था बच्चा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, v माइनस यू बाई टी, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब एक बात बताओ, वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस होएगी तो बचेगी क्या, वेलोसिटी ही। 100 मीटर पर सेकंड में से 80 मीटर पर सेकंड माइनस हो गया तो बचा क्या, 20 मीटर पर सेकंड। अब मुझे 80, 100 और 20 से तो लेना देना नहीं, हमें किससे लेना देना है, मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस होएगी तो जो यूनिट या डायमेंशन आएगी वो तो वेलोसिटी ही वाली ही आनी है, वी डैश लिख लेते हैं इनके माइनस होके जो आया होगा। ये बात समझ रहे हो चिराग भाई, सब पता चला क्या बोला मैंने? बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे पास 10 kg सामान था, उसमें से मैंने 4 kg ले लिया, तो पीछे कितना बचा, 6 क्या kg। 80 किलोमीटर पर आवर में से या 80 मीटर पर सेकंड में से 60 मीटर पर सेकंड अगर हमने हटा दिया तो बचा क्या, 20 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटीज का डिफरेंस आएगा तो आएगी तो वेलोसिटी ही निकल के, तो यूनिट वाइज डायमेंशन वाइज तो वेलोसिटी आनी चाहिए कि नहीं? समझ रहे हो? पहली बात तो ये क्लियर है, हम वेलोसिटी में से डिस्टेंस माइनस नहीं कर सकते, ये पता है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है ये तो। सेम चीज़ में से सेम माइनस होगा, 4 कुत्ते हैं तो उसमें से कुत्ते ही माइनस हो सकते हैं, इंसान माइनस नहीं होंगे, इंसान है तो इंसान ही माइनस होंगे, एक्स में से एक्स ही जाएगा, वाई में से वाई ही माइनस होएगा, बचपन से पता ही है ना। x-2 को मैं तो कुछ सॉल्व नहीं कर पाता, क्योंकि x-2 में x वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है, उनको वैसे ही लिखना पड़ता है। तो दैट मीन्स सेम चीज़ में से सेम ही चीज़ माइनस होगी तो रिजल्ट भी आंसर हमेशा उसी कैटेगरी का आएगा। तो वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस होएगी तो यूनिट या डायमेंशन वाइज वो वेलोसिटी आएगी कि नहीं? अब वेलोसिटी की हमने अभी डायमेंशन निकाली है, क्या थी बच्चा, m0 LT-1, और टाइम की डायमेंशन क्या होगी, t। अब ये बेसिस सेम है t और t, तो ये ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी, है ना। तो क्या बनेगा, m0 LT-1 दैट इज m0 LT-2। ये क्या निकल गई, एक्सेलरेशन की डायमेंशन। अब अगर मुझे इसे यूनिट निकालनी है तो मास तो है ही नहीं, L क्या आएगा मीटर, टाइम क्या आएगा सेकेंड स्क्वायर। बना कि नहीं, ये उसकी यूनिट ड्राइव हो गई। तो अगर मुझे डायमेंशन निकालना आ जाए तो मेरे लिए यूनिट निकालना बहुत आसान हो गया। क्लियर है बच्चा? अब इसके बाद फिर हमारे पास क्या आता है, इसके बाद हमारे पास आता है, मान लो कुछ और निकालते हैं, फोर्स का निकाल के देखो एक बार, फोर्स की डायमेंशन निकालने की कोशिश करो, एक बार ट्राई करो। कर लिया सबने फोर्स का? अब देखो फोर्स की यूनिट न्यूटन थी, ये बच्ची बोल रही है,
तो डायमेंशन कैसे मैच कर रही है? अब सुनो, जब हम फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, फोर्स क्या होता था, फॉर्मूला क्या होता था? F इज इक्वल टू एम में, F इज इक्वल टू एम में था एम ए, मास मतलब m, एक्सेलरेशन हमने अभी निकाली थी, क्या निकली थी? एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, ठीक ही नहीं है ना? ये थी हमारे पास, तो ये कंबाइन होके क्या बन गया? एम एल टी माइनस टू बना के नहीं, डन। अब m मतलब kg, l मतलब मीटर, t मतलब पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड ये किसके इक्वल होता था? 1 न्यूटन के इक्वल। ये किसके इक्वल होता था? 1 न्यूटन के इक्वल। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? ये क्लियर है? पता चल रहा है ना बच्चा? ये अब न्यूटन का हमें पता चल गया, इसके बाद इसको यहीं रखते हैं, एक और चीज़ करेंगे। मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था न्यूटन की छोटी यूनिट क्या होती है CGS में, डायन। अब इसको अगर मुझे डायन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूं? डायन में कन्वर्ट करेंगे तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, लेकिन 1 न्यूटन तो इसके इक्वल नहीं होगा। किसके इक्वल होगा? 1 डायन। तो एक बात बताओ ज़रा, 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर निकलेगा? 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर निकलेगा? कैसे निकालूं अब मैं? सुनो, मुझे 1 न्यूटन को हाउ मैनी डाइन्स के बराबर पता करना है। अभी देखते हैं, वो भी करेंगे। पहले यहाँ बिना फॉर्मूला के करते हैं, फिर फॉर्मूला तक भी पहुँचेंगे। तो यहाँ करेंगे क्या? देखो, इसमें क्या है? 1 न्यूटन में बचा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मुझे इसे डायन में बनाना है तो kg को क्या लिखना है मुझे? ग्राम। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000, 10 रेज़ टू द पावर 3 ग्राम। मीटर को क्या लिखना है? सेंटीमीटर, 10 रेज़ टू द पावर 2 सेंटीमीटर। और सेकेंड तो सेकेंड ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं काम करता हूँ 10 रेज़ टू द पावर 3 और 10 रेज़ टू द पावर 2, 10 रेज़ टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख लूँ तो कोई दिक्कत? ये तो डाइन बन गया। तो 10 रेज़ टू द पावर 5 डाइन बना के नहीं 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन किसके इक्वल आ गया? 10 रेज़ टू द पावर 5 डाइन के बराबर। किसी को परेशानी? कन्वर्जन समझ में आई? अब एक काम करो, वर्क की डायमेंशन, एनर्जी की डायमेंशन, एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी जिसका फॉर्मूला क्या था? हाफ mv², और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसका फॉर्मूला था mgh। इन 3 चीज़ों की डायमेंशन निकाल के दिखाओ मुझे, फटाफट से निकालो, शाबाश करो, इन तीनों की डायमेंशन निकालो। निकल गया बच्चा सबका आंसर? अब जिसका निकला है मुबारक हो, जिसका नहीं निकला एक बार मैं निकाल रहा हूँ और उसके बाद हम रिलेट करते हैं कुछ चीज़ों को। सबसे पहले वर्क का किसका निकला? निकल गया। क्या फॉर्मूला लगाया? फॉर वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास होता है। अब फोर्स की क्या यूनिट थी? फोर्स की यूनिट थी बच्चा, डायमेंशन क्या थी? mlt माइनस 2, mlt माइनस 2। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? L। तो क्या बनी डायमेंशन? ml2t माइनस 2। बना के नहीं? तो मेरे पास वर्क की डायमेंशन क्या बनी? ml2t माइनस 2, और इसकी डायमेंशन के साथ यूनिट क्या बनेगी? kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी को परेशानी? सॉर्टेड है? परेशानी बोलो, क्या परेशानी? डिस्प्लेसमेंट में एल कहाँ से आया? बहुत बढ़िया। डिस्प्लेसमेंट क्या होती थी बेटा? लेंथ, वहाँ से एल आया। डिस्टेंस और फिर हम क्यों लगाया? अभी डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये बात तुम्हारा सही है, बहुत बढ़िया। अब देखो सुजल बच्चा, पता चला पक्का? अब देखो वर्क का निकल गया। अब एनर्जी, एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि एनर्जी बहुत सारी फॉर्म की थी, मैंने इसलिए स्पेसिफिकली मैकेनिकल एनर्जी की एक फॉर्म दे दी है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में 1/2, इसका क्या करूं? इग्नोर, डायमेंशन लेस है, कांस्टेंट है।
मास क्या होगा m, वेलोसिटी क्या होगी lt माइनस टू, lt माइनस वन सॉरी, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है कि नहीं, है ना। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा होल स्क्वायर का, m इधर l स्क्वायर t माइनस टू, बना कि नहीं। ध्यान से देखो, वर्क और काइनेटिक एनर्जी दोनों का डायमेंशन सेम है, और फॉर्मूला अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूं, उसमें यूनिट लिखूं इसकी, तो क्या बनेगी kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, वर्क की और एनर्जी की यूनिट्स और डायमेंशन सेम होती है। हाफ तो डायमेंशनलेस है बेटा, कांस्टेंट है, उसको तो हटाओ साइड में, कोफिशिएंट है ना, कांस्टेंट है, उसका क्या करो। समझ में आई ये बात, नहीं लिखना ही नहीं उसे। हाँ जी, कोई परेशानी। अब एक और चीज देखो, वर्क की अदरवाइज तुम बचपन से कौन सी यूनिट याद कर रहे हो, बचपन मतलब 9th क्लास से, जूल कर रहे हो कि नहीं, ऐसे ही कर रहे हो। और जो एनर्जी है इसकी कौन सी यूनिट होती थी, जूल। समझ में आई ये बात, किसी को दिक्कत, उठाना बच्चा एक मिनट अपना, जिसका भी फोन बज रहा है उसे साइलेंट कर दो बस। हाँ जी, ये बात समझ में आ गई है बच्चा, क्लियर है। हाँ जी, किसी को परेशानी। तो जूल जो निकली है यानी कि वर्क और एनर्जी दोनों सेम बात हो गई, इसका मतलब तो कैसे ये बात कैसे जस्टिफाई करूँ मैं, ये बात मैं ऐसे जस्टिफाई करूँगा, जितनी मेरे अंदर एनर्जी है मैं उतना ही वर्क डन कर पाता हूँ, जितना वर्क डन होता है उतनी ही एनर्जी वेस्ट होती है, यही हुआ। तो एनर्जी और वर्क डन हमेशा इक्वल रहते हैं डायमेंशनली और हमारे पास यूनिट वाइज भी। डन। अब mgh की यूनिट निकाल के दिखाओ, डायमेंशन निकाल के दिखाओ पहले तो। mgh का m क्या है बेटा, मास, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो तो एक्सेलरेशन ही हुआ, क्या आएगा lt माइनस वन, और h क्या होती है हाइट, हाइट मतलब लेंथ, lt माइनस टू, हाँ बिल्कुल ठीक है। h क्या होता था हमारा, हाइट मतलब लेंथ, l तो क्या बना ml2 t माइनस टू। देखना जरा, डायमेंशनली जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी निकली है वही पोटेंशियल निकली है कि नहीं, तो डायमेंशनली दोनों क्या है सेम, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल सेम है, तभी तो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक, काइनेटिक कैन बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल। किसी को परेशानी, ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है बच्चे, बिल्कुल अच्छे से। अभी इसमें मैंने कहीं एम्पियर को यूज़ नहीं किया अभी तक, हमने ये वर्क कर लिया, पावर भी चलो हो जाएगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, मैंने करंट को यूज़ नहीं करा। करंट क्या होता है एम्पियर्स में, एम्पियर क्या है स्टैंडर्ड यूनिट, क्यू बाई टी। करंट क्या होती है क्यू बाई टी, तो क्यू का डायमेंशन निकालना है, कैसे निकालूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अगर मेरे को क्यू का डायमेंशन निकालना है तो क्या करूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, निकालो जरा क्या निकल रहा है। अगर मेरे पास स्टैंडर्ड यूनिट क्या है बच्चा, एम्पियर, उसके हिसाब से निकालो। तो बेटा हमारे पास करंट की जो यूनिट है वो है एम्पियर, वो फंडामेंटल यूनिट है। अब मुझे चार्ज की यूनिट निकालनी है, क्यू क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इसकी यूनिट क्या होती है वैसे, कूलम्स होती है, ऐसे बता देता हूँ कूलम्स होती है, बट उसका मुझे क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। तो चार्ज देखो, जो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज द चार्ज पर यूनिट टाइम, क्यू अपॉन टी होता है। तो क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई इंटू टी लिख सकता हूँ कि नहीं, कोई परेशानी। आई क्या होता है एम्पियर, टी क्या होता है टी, मुबारक हो, ए टी आ गए, दोनों फंडामेंटल है। तो इसकी क्यू का डायमेंशन क्या निकल गया, ए इंटू टी। किसी को परेशानी बचा, पक्का। अब इसके अलावा और क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते थे, पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ये होता था। डिफाइन कैसे करते थे पोटेंशियल को, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, कहीं अनंत जगह से किसी चार्ज को लेकर आने में जितना काम करना पड़े, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अगर मुझे यूनिट निकालनी है, वर्क की यूनिट क्या निकली थी, पहले डायमेंशन क्या निकला था,
ml2t-2 और चार्ज के at, t ऊपर जाके बेसिस सेम है ml2t-2-1 a-1, क्या बना ml2t-3 a-1, निकला कि नहीं, किसी को परेशानी? ये हमारे पास क्या होता है बच्चे, डायमेंशंस, और इस तरीके से हम डायमेंशंस के थ्रू होते हुए यूनिट्स निकाल सकते हैं। किसी को दिक्कत? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। अभी करते हैं सर।